साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट तरुण परमार आप सभी का स्वागत है। आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण के ऊपर अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया जाना है। जो प्रशांत भूषण जी की दो ट्वीट्स की वजह से शुरू हुआ, जिसमें एक ट्वीट था वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री शरद बोबड़े जी के नागपुर राजभवन के अंदर लॉकडाउन के समय 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठकर फोटो खिंचवाने के बारे में, और दूसरी ट्वीट यह थी कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब लोकतंत्र की हत्या के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के पिछले साल 6 साल के मुख्य न्यायाधीश का क्या योगदान था। पहला सवाल यह है कि यह दोनों ट्वीट अवमानना के दायरे में आते हैं, और क्या हमारी न्यायपालिका भी अभी भी इतनी परिपक्व है कि जितनी विकसित देशों की न्यायपालिका परिपक्व है। हम आज के इस वीडियोस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य अवमानना के मामले में किस तरह से अपना रुख किया है उससे भी चर्चा करेंगे, जिससे यह साबित है कि ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वह पूरी तरह से व्यक्ति के अपनी विचारधारा, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति के झुकाव के ऊपर अवलंबित है। जहां तक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का सवाल है तो हमारे जो कंटेम्प्ट एक्ट के अंदर है उसमें दो तरह के कंटेम्प्ट है, जो ट्रूथ और दूसरा जो उनके ऊपर 2009 में तहलका मैगजीन्स में दिए गए इंटरव्यू के संबंध में था, जो 2009 में शुरू किया गया था और 2012 में उसे ठंडे बस्ते में डाल गया। तो सवाल यह भी उठता है कि अगर अवमानना का मामला 8 साल तक ठंडे बस्ते में क्यों रखा गया, और उसके लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को क्यों न जिम्मेदार ठहराया जाए। जहां तक अभी परिपक्वता का और अपरिपक्वता का सवाल है, तो मैं आपके सामने एक केस बताना चाहूंगा, जो कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूनाइटेड किंगडम्स का जो है उसमें स्क्रीन डेली मिरर की 31 जुलाई 1987 का पेपर कटिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 व्यक्तियों की फोटो उल्टी छापी है। ये 3 व्यक्ति है वहां के वरिष्ठ न्यायाधीश है, जिनका नाम है लॉर्ड आकनर, लॉर्ड ब्रेनन और लॉर्ड टेम्पलमैन। सबसे बड़ा बात है कि फोटो उल्टी छापी है और साथ में जो कैप्शन दिया गया है यू फूल्स, उसका मतलब है कि आप उल्टा उल्टा सोचते हैं और मूर्ख है। मामला ये मामला ये था कि उस समय की जो तत्कालीन इंटेलिजेंट ऑफिसर्स था वहां का, उसने भूतपूर्व इंटेलिजेंट उसने एक स्पाई कैचर करके किताब लिखा था, जिसके अंदर कुछ सेंसिटिव बाबतों का जिक्र था, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अलग अलग वजह से आ चुकी थी। उसके ऊपर इन 3 जजेस ने उसके पब्लिकेशंस के ऊपर बैन लगाया था। तो ये जो डेली मिरर मैगजीन्स ने उसके ऊपर अपना ये रखते हुए उनको मूर्ख और उन्हें उल्टा सोचने वाला बताया। तो इसके ऊपर किताब, तो उसके ऊपर वहां की कोर्ट ने किसी भी तरह का अवमानना का केस दर्ज नहीं किया। और जब मजेदार बात यह है कि उस समय हमारे जो एक न्यायमूर्ति थे मार्कंडेय काटजू, उनका कहना यह था कि यह जब मामला बना और ये जो पेपर में पब्लिकेशन हुआ डेली मिरर के अंदर, तब हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ वकील फली नरीमान भी इंग्लैंड में थे, और उन्होंने सबसे वरिष्ठ जज उन तीनों में से जो सबसे वरिष्ठ जज थे टेम्पलमैन, उनसे पूछा कि आपने अवमानना का मामला क्यों दाखिल नहीं किया। तो टेम्पलमैन ने हंसकर कहा कि हम इंग्लैंड के जज जो है व्यक्तिगत अपमान के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यह बताता है कि वहां की न्यायपालिका कितनी परिपक्व हो चुकी है। क्या प्रशांत भूषण जी के जो ट्वीट्स थे वो इतने गंभीर थे, जितना यहाँ पर उन्होंने किसी को भी मूर्ख नहीं बोला है, ना तो उनके जो ट्वीट्स के अंदर किसी को उल्टा सोचने वाला बताया गया है। तो वहां पर टेम्पलमैन जो लिखा गया है कि टेम्पलमैन स्माइल्ड एंड सेड दैट जजेस इन इंग्लैंड टुक नो नोटिस ऑफ पर्सनल इंसल्ट्स। तो अभी मामला ये आता है कि जो
जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है, हाँ, वो दो तरह की अवमानना होती है, एक है सिविल अवमानना और दूसरी है फौजदारी अवमानना। तो सिविल अवमानना तब शुरू होती है जब कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी आदेश या दिशा निर्देश का पालन नहीं होता है, और इसीलिए यह एक कॉन्क्रीट फैक्ट्स के ऊपर अवलंबित है और इसीलिए उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, और पूरी तरह से व्यक्ति के स्वभाव और झुकाव के ऊपर आश्रित है। इसीलिए यह प्रोविजन बड़े पैमाने पर अनुमान के ऊपर आधारित है और उसके लिए आपको हमारे देश के अंदर हुए कुछ अवमानना के किस्सों के बारे में बताऊंगा, जिसमें किस तरह से व्यक्तिगत अनुमान और व्यक्तिगत सोच और झुकाव के ऊपर उसमें निर्णय लिए गए। तो इसमें ये पांच केसेस है। एक है ईवीएम शंकर नंबूदरीपाद, जो उस समय केरला के मुख्यमंत्री थे। दूसरा है वीपी शिवशंकर के खिलाफ, जो उस समय भारत के न्याय मंत्री, लॉ मिनिस्टर्स थे। एक है जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, वो जो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जस्टिस थे। अरुंधति रॉय जानी मानी लेखिका है। और एक एम वी जयराजन। और लास्ट में 6 है सी एस कर्णन, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, जिनको 6 महीने की सजा हुई थी, जो भी उस समय हाई कोर्ट के जज थे। तो सबसे पहला जो है आईएमएस नंबूदरीपाद, जो 1967 में केरला के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यायपालिका के ऊपर आक्षेप किए कि जो उस समय जो लैंड रिफॉर्म्स होते थे, जो जमीन सुधार के कायदे थे, उसमें कोर्ट इंटरफियर करती थी, कोर्ट के मिल्कत के अधिकार का उल्लंघन होता है, ऐसा बताकर वो जमींदारों के फेवर में दखल देती थी। ऐसा नंबूदरीपाद का कहना था कि न्यायपालिका जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन है। उनका कहना था कि जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ द क्लास रोल ऑफ द रूलिंग क्लासेस। इनके इस बयान पर केरला की हाईकोर्ट के अंदर अवमानना का मामला दाखिल हुआ और उसमें उनको 1000 रुपये का दंड और 1 महीने की सजा सुनाई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को मतलब जो है उसे कम करते हुए 50 रुपये का दंड दिया। लेकिन जो जज है, उस तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे हिदायतुल्लाह, उन्होंने अपने जजमेंट के अंदर उसकी किसी भी फैक्ट्स किस तरह से वह अवमानना हो रही है उसे छोड़कर, उन्होंने, क्योंकि नंबूदरीपाद जो थे वो मार्क्सिज्म विचारधारा के थे, तो उन्होंने मार्क्सिज्म के ऊपर पूरा जजमेंट लिखा और उनका कहना यह था कि नंबूदरीपाद जो है उनको मार्क्सिज्म के बारे में इग्नोरेंट है, उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और इसीलिए उनकी जो सजा है, उनका जो इग्नोरेंस है वो पब्लिक के सामने लाना ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। और ऐसा करके उनको 50 रुपये का फाइन देकर उन्हें छोड़ा गया। तो उसका रिएक्शन में जो नंबूदरीपाद है, उन्होंने एक पत्र लिखा उस समय केरला लॉ टाइम्स में। उन्होंने लिखा कि अगर जजमेंट लिखने वाला व्यक्ति अगर मार्क्सिज्म विचारधारा का होता तो इसका निर्णय कुछ और आता। मतलब कि ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है पूरी तरह से जजमेंट देने वाले की विचारधारा और उनके झुकाव के ऊपर निर्भर है। दूसरा केस है जो पीएम शिवशंकर जो लॉ मिनिस्टर था, उनके बारे में था। उन्होंने एक हैदराबाद में बार काउंसिल की मीटिंग में कहा कि सुप्रीम कोर्ट composed of people from the allied class and had sympathies for the zamindar. This, according to him, resulted in the Supreme Court's interpretation of the word compensation in Article 31. उन्होंने जो बोला वो काफी गंभीर आरोप थे। जो पूरा जो उनका जो स्पीच है वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबा फिर वीडियो बन जाएगा। तो गंभीर थे और उनका जो आरोप था वो नंबूदरीपाद जी के जो आरोप थे उससे भी ज्यादा हार्श था। लेकिन फिर भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाते हुए उनके बयान को अवमानना नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो गंभीर कमेंट्स है उसे सिर्फ अवॉइड किया जा सकता था और वह व्यक्ति कानून का जानकार होने की वजह से वह हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा बोलकर इस मामले में जो लॉ मिनिस्टर है उनको
ऊपर अवमानना नहीं किया और सिर्फ इतना ही बोला कि जो बहुत ही गंभीर कमेंट्स थी उसे अवॉइड किया जा सकता था। उसके बाद का जो मामला है वह है जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर। यह मामला जो है जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर जब 1982 में वह रिटायर्ड हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। उनका मामला भी केरला हाई कोर्ट में हुआ, जिस जुडिशियल उन्होंने एक जुडिशियल रिफॉर्म्स के सिंपोजियम में ऐसे बयान दिया कि जिससे कोर्ट्स को ऐसा हुआ कि वो स्कैंडलाइज हुई। तो उनका कहना था कि एज एन इनसाइडर में जुडिशियल सिस्टम के अंदर रहने की वजह से देयर आर मेनी थिंग्स आई नो विच आई शुड मेंशन इन पब्लिक। Our whole judicial approach has a certain independence from civilized behavior. Judiciary today is non-est, etc. और इस मामले में केरला हाई कोर्ट ने उससे वेल इन्फॉर्म्ड बताया और कृष्णा अय्यर जी जो कि भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको इवन नोटिस भी इश्यू नहीं किया। लेकिन अगर इस तरह का आरोप किसी सामान्य व्यक्ति ने दिया होता तो क्या कोर्ट का रवैया उसी सेम होता। यह बताता है कि यह जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी सोच, व्यक्ति का अपना झुकाव और व्यक्ति की जो पक्षपात पूर्ण जो बातें हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद जो है मामला वो अरुंधति रॉय का केस है, जिसमें 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय को अवमानना के मामले में 1 दिन की सजा सुनाई। उसने आउटलुक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें नर्मदा सरोवर का जो पानी की जो हाइट थी वाटर उसको बढ़ाने के बारे में दिया था और उसको क्रिटिसाइज किया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट के जज इसको जो नागवार गुजरा वो उसने जो जवाब दाखिल किया था और उसके अंदर जो उसने जो लिखा था वो उनको सजा सुनाने के लिए उन्होंने माना और उनको 1 दिन की सजा सुनाई। तो ये जो है इसके अंदर किसी भी तरह की क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इट इज टोटली सब्जेक्टिव। तो इस मामले में हम किस तरह से ये बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, वो व्यक्ति का टोटली डिस्क्रिशनरी पावर और उसके झुकाव और पक्षपातपूर्ण है। और सबसे जो चर्चित केस है हाल का वह है जस्टिस कर्णन का, जिसको 9 मई 2017 को 7 जजों की बेंच ने जस्टिस कर्णन को 6 महीने की सजा सुनाई थी और उसके पूरे न्यायिक पावर छीन लिए थे। लेकिन कानून के जानकारों का कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शॉर्टकट लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजिस होते हैं उनको पद से हटाने के लिए उनके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग चलाना पड़ता है। तो ऊपर बताए गए से पता चलता है कि अवमानना की जो मामला है वो पर्टिकुलरली क्रिमिनल अवमानना का मामला पूर्णतः व्यक्ति के स्वविवेक पर और उसकी अपनी विचारधारा पर उसकी पक्षपात पूर्ण रवैया के ऊपर दिया जाता है। इसके अंदर किसी भी तरह की ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। अभी हम बात करेंगे तो जो सिविल कंटेम्प्ट है और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो सिविल कंटेम्प्ट में ऑब्जेक्टिविटी है। अभी सिविल कंटेम्प्ट इसीलिए दिया जाता है कि उनके ऊपर दिए गए आदेशों या दिशा निर्देशों का पालन संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता। और आपको अभी जो मालूम हो तो हमारे देश के अंदर आज कुल जो केसेस जो पेंडिंग है वो 3,40,00,000 है। हाँ, और उसमें 10% भी सिविल कंटेम्प्ट, सिविल अवमानना के मामले में नहीं है, जहां पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी है, जहां पर उनके दिए गए आदेश का पालन नहीं हो रहा है। और उसी की एक वजह है आज के देश के अंदर 3,40,00,000 जो केस है वो लंबित है, जिसमें आप देखेंगे तो करीब 8% ऐसे केस है जो 10 साल से ऊपर से प्रलंबित है और करीब 25% केस जो है वो 5 साल से ज्यादा से समय से प्रलंबित है। करीब आधा % केस 30 साल से ज्यादा से प्रलंबित है। तो किस पर
प्रलंबित होने की जो सबसे बड़ी जो वजह बताई गई है, उसमें 25% केस जो है उसमें समन सर्विस होने की वजह है, ये कोर्ट के अंदर अपीयरेंस नहीं होने की वजह से प्रलंबित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो समन्स या वारंट इश्यू होता है वह भी एक आदेश होता है और उनका सर्विस करने का काम पुलिस या कोर्ट का बेलिफ का होता है। लेकिन पुलिस और कोर्ट का बेलिफ आर्थिक लाभ की वजह से बहुत से मामलों में सालों तक समन्स या वारंट या उसका जो तामील नहीं करते और उसकी लिखित कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। यह मेरे व्यक्तिगत अनुभव है और मैंने बेलीफ और पुलिस के खिलाफ सबूतों के साथ में तकरार देने के बाद भी न्यायिक अधिकारी ने इसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेने के बारे में लेते भी नहीं और सोचते भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनका जो व्यक्तिगत जो मान और सम्मान का मामला नहीं आता है। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। दूसरा जो गंभीर मामला है वह यह है कि कोर्ट के सामने जो गवाही देते हैं वो गवाही में 370 के मामले में पूरी तरह से झूठी गवाही देते हैं। और हमारे जो इंडियन पीनल कोड के अंदर जो 193 है जिसमें उसमें सजा का प्रावधान है, उसमें भी न्यायिक अधिकारी किसी भी तरह का उनको एक्शन लेने में इंटरेस्ट नहीं है। तो यह जो बातें हैं, तो इससे यह है कि आज जो अभी जो निर्णय लेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी न्यायपालिका क्या अब पूरी तरह से परिपक्व हुई है या नहीं हुई है। तो साथियों,